8वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हंटर एग्जाम के सेकंड फेज के रिमेनिंग पार्टिसिपेंट जिस शिप में सवार थे वो शिप अब एग्जाम के थर्ड फेज वाले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉन अब भी सो रहा होता है, पर तभी शिप का पायलट अनाउंस करता है कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर गॉन जाग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी बीन्स सभी पार्टिसिपेंट्स को बता रहा होता है कि इस जगह का नाम ट्रिक टावर है और यहीं पर आपके एग्जाम का थर्ड फेज स्टार्ट होगा। इस फेज में पास होने के लिए आप लोगों को 72 घंटों के अंदर इस टावर के सबसे नीचे वाली जगह पर पहुंचना होगा। और इतना कहकर सेक्रेटरी बीन्स और वो शिप वहां से चले जाते हैं। इधर गॉन और उसके फ्रेंड्स ट्रिक टावर के नीचे देखते हुए इस फिक्र में होते हैं कि आखिर वो इतने ऊंचे टावर से कैसे नीचे उतरेंगे कि तभी एक पार्टिसिपेंट जो कि एक एक्सपर्ट पर्वतारोही था उस टावर से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वह थोड़े ही दूर उतरा होता है कि कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स उड़ते हुए आकर उसे खा लेते हैं, जिसे देखकर गॉन और उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि हम इस तरह से तो नीचे नहीं उतर सकते। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट उस जगह से गायब होते हैं। कुछ देर बाद गॉन और किलुआ कुरापिका और लियोरियो को बताते हैं कि असल में टावर के उस ऊपरी हिस्से में कई सारे हिडन डोर्स हैं जो कि फ्लिप होकर टावर के अंदर खुलते हैं और इन्हीं हिडन डोर्स के सहारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी टावर के अंदर जा चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस यह है कि डोर्स सिर्फ एक ही व्यक्ति को अंदर लेके जा सकते हैं और उसके बाद ये परमानेंटली बंद हो जाते हैं, यानी कि एक डोर को केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अब उन चारों को अलग अलग होना होगा और उनमें से कुछ डोर तो शायद ट्रैप्स भी हो सकते हैं। और यही सोचकर वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए अलग अलग डोर्स में चले जाते हैं। लेकिन किस्मत से वो डोर्स उन चारों को एक ही रूम में पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उस रूम में उन्हें 5 स्पेशल रिस्ट वॉच भी मिलते हैं, जिसके सामने वाले बोर्ड में लिखा होता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप पांचों को बहुमत की इच्छा का पालन करना होगा। और तभी उस रूम में लगे स्पीकर से लिप्पो नाम का एक शख्स उन्हें बताता है कि असल में ये टावर एक जेल है और वो इस जेल का वार्डन है। और आगे बताता है कि इस टावर के सभी चैम्बर्स अलग अलग तरीकों के लिए प्रिपेयर किए गए हैं और उन लोगों ने जिस चैम्बर को चुना है वो मेजोरिटी रूल वाली है, यानी कि इस चैम्बर से आगे के जितने भी रास्ते हैं वहां जाने के लिए उन्हें वोट करना होगा और ये घड़ियां उन रास्तों को वोट करके चुनने के काम आएंगी। पर यहाँ दिक्कत ये है कि वो लोग सिर्फ 4 हैं और वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि ऊपर से कोई 5वां बंदा उस चैम्बर में ना आ जाए। इसलिए वो चारों उस रूम में 5वें शख्स का वेट करने लगते हैं और इवेंचुअली बहुत टाइम के बाद एक शख्स फ्लिप डोर के सहारे उस चैम्बर में आ ही जाता है, जो कि असल में टोनपा द रूकी क्रशर होता है। इसके बाद वो पांचों वोट कर करके मेजोरिटी रूल के अकॉर्डिंग रास्तों का चुनाव करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और इवेंचुअली एक एरिना में पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने उस प्रिजन के 5 खतरनाक कैदी होते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर लिप्पो ने इन कैदियों को कैंडिडेट्स के साथ कॉम्बैट करने के लिए हायर किया हुआ था। यहाँ 5 कैंडिडेट्स को एग्जामिनर लिप्पो बताता है कि उनके और कैदियों के बीच 1-on-1 फाइट होगी और हर एक बंदा केवल एक बार ही फाइट कर सकता है और वो जिस भी तरह से फाइट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ कोई बंदिशें नहीं है और इस फाइट में हार और जीत का फैसला तभी होगा जब हारने वाला अपनी हार कबूल करेगा और वो लोग खुद से अपना कोई भी अपोनेंट चुन सकते हैं। इस एरिना से निकलने के लिए उन्हें कम से कम 3 फाइट्स जीतनी होगी और यहाँ पर उनके बिताए हर घंटे के साथ कैदियों की सजा 1 साल कम कर दी जाएगी, यानी कि यहाँ वो कैदी अपनी सजा कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैंडिडेट्स को इस फेज में पास होने के लिए 72 घंटों के अंदर उस टावर से निकलना भी है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द इस फाइट को जीतना होगा। और इसी ज्ञान के साथ कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सबसे पहले कैदियों के साइड से बेंडोट नाम का एक कैदी आता है जिसे रॉबरी और मर्डर के लिए 199 साल की सजा हुई थी। इधर कैंडिडेट्स की साइड से सभी ये सोच रहे होते हैं कि इस फाइट में किसी भी मेथड को यूज करने की आजादी है, इसलिए अपना अपोनेंट किसी भी हद तक जा सकता है। जिस पर कुरापिका कहता है कि सबसे पहले वो जाएगा, लेकिन टोनपा उसे टोकते हुए कहता है कि सबसे पहले वो जाना चाहता है ताकि उन्हें पता लग सके कि उनके अपोनेंट कैसे फाइट करते हैं और वह इसलिए भी ऐसा करना चाहता है ताकि वो लोग उसे अपनी पिछली हरकतों के लिए माफ कर दें, जिसे देखकर ये चारों बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। और इसके बाद टोनपा फाइट के लिए आगे चला जाता है जहां बेंडोट उसे डेथ मैच ऑफर करता है, यानी कि अब उन्हें मरते दम तक लड़ना है, जिसके लिए टोनपा एक ब्रेव वॉरियर की तरह मान जाता है। और इधर गॉन और उसके फ्रेंड्स टोनपा की फिक्र करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बेंडोट टोनपा पर अटैक करता है टोनपा अपनी असली औकात में आते हुए झट से अपनी हार कबूल कर लेता है, जिसे देखकर ये चारों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि टोनपा अब तक उन्हें उल्लू बना रहा था। और जैसे ही वो वापस उन चारों के पास आता है लियोरियो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है, जहां टोनपा रिवील करता है कि असल में वो यहाँ पर एग्जाम पास करने आया ही नहीं है, बल्कि उसे तो केवल नए पार्टिसिपेंट्स को फेल कराने में ही सबसे ज्यादा
मजा आता है, इसलिए वो हर साल हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है ताकि वह खुद अपने हाथों से न्यू पार्टिसिपेंट्स के सपनों को चूर चूर कर सके। तभी किलुआ कहता है, वेल तुमने गिव अप करके हमारे जीतने की 5 पॉसिबिलिटीज को कम करके अब केवल 4 भले ही कर दिया है, पर तुमने ऐसा करके अच्छा ही किया, क्योंकि फाइट के टाइम बेंडोट तुम्हारे गले पर मारकर तुम्हें बोलने लायक छोड़ता ही नहीं और तुम कभी गिव अप नहीं कर पाते और वो तुम्हें कई घंटों तक टॉर्चर करते रहता ताकि उसकी सजा से ज्यादा टाइम कम हो सके। जिसे सुनकर टोनपा की शक्ल देखने लायक हो जाती है। वो सोच रहा होगा कि साला मैंने 9वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉम्बैट का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें शैडोगॉन नाम का एक कैदी मेन एरिना में आता है, जिसे सीरियल बॉम्बिंग के लिए 149 साल की सजा हुई थी। इधर कैंडिडेट्स की साइड से फाइट करने के लिए गॉन आगे आने का फैसला करता है और फिर मैच शुरू हो जाता है, जहाँ शैडोगॉन गॉन से कहता है कि तुम देख ही सकते हो कि मैं कितना कमजोर हूँ, मुझे फिजिकल एक्टिविटीज जैसे दौड़ने कूदने में मजा नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक गेम खेलें। यह गेम ऐसा है जिसमें ना फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है और न ही दिमाग लगाने की। और वो एक बड़ा और एक छोटा कैंडल गॉन को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें बस इन 2 कैंडल्स में से किसी एक को चुनना होगा और जिसका भी कैंडल ज्यादा देर तक जलेगा वही इस गेम का विनर होगा। जिसके लिए अपना सिंपल माइंडेड गॉन मान जाता है और अपने लिए बड़े वाले कैंडल को चुनता है और वो दोनों एक साथ अपना अपना कैंडल जला लेते हैं और थोड़ी देर नॉर्मली जलने के बाद गॉन वाला कैंडल बहुत तेजी से जलने लगता है, क्योंकि उस कैंडल के अंदर शैडोगॉन ने बारूद भर रखा था। अब गॉन का कैंडल बस 2 मिनट में खत्म होने वाला था, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने कैंडल को जमीन में रख देता है। हम सभी जानते हैं कि गॉन कितना ज्यादा फास्ट है और यहाँ भी वो बहुत तेजी से शैडोगॉन के पास जाकर उसके कैंडल को फूंक मारकर बुझा देता है और इस तरह वह यह गेम जीत जाता है, क्योंकि शैडोगॉन ने उसे यह रूल नहीं बताया था कि कैंडल को फूंक मारकर नहीं बुझाया जा सकता। अब गॉन और उसके फ्रेंड्स को इस एरिना से बाहर निकलने के लिए 3 में से 2 मैचेस को और जीतना होगा। अब हम देखते हैं कि कॉम्बैट के 3rd राउंड में कुरापिका फाइट के लिए आगे आता है और इधर कैदियों की तरफ से फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के लिए 108 साल की सजा काट रहा माजितानी नाम का एक कैदी आता है, जो दिखने में काफी डरावना होता है। वह कुरापिका से कहता है कि मैंने अभी तक 19 कत्ल किए हैं और मेरा 20वां शिकार तुम होगे, और इसी तरह से वो बड़ी लंबी लंबी फेंक कर कुरापिका को डराने की कोशिश कर रहा होता है ताकि कुरापिका तुरंत हार मान ले। बट एज वी नो कुरापिका बहुत बैडास कैरेक्टर है, इसलिए वो समझ जाता है कि उसका अपोनेंट कितना बड़ा फट्टू है। हद तो तब हो जाती है जब माजितानी कुरापिका को डराने की कोशिश में उसे अपनी पीठ पर बना फैंटम ट्रूप का फेक टैटू दिखा देता है, जिसे देखकर कुरापिका खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखें स्कारलेट आईज में तब्दील हो जाती हैं और वो माजितानी को एक बहुत जोर का पंच मारकर एक ही बार में नॉक आउट कर देता है और उससे कहता है कि पहली बात तो ये कि असली फैंटम ट्रूप के टैटूज में उनका नंबर गुदा होता है, और दूसरी ये कि वो लोग गिनते नहीं रहते कि उन्होंने कितनों को मारा है, और तीसरा ये कि कभी भी मेरे सामने फैंटम ट्रूप का नाम भूलकर भी मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग काफी डर जाते हैं और जब कुरापिका अपने दोस्तों के पास जाता है तो लियोरियो उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, और क्या इस वक्त उन लोगों का उसके आसपास रहना सेफ होगा। जिस पर कुरापिका कहता है कि मैं समझ गया था कि वो टैटू फेक है, मगर फिर भी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। असल में मैं जब किसी भी स्पाइडर को देखता हूँ मेरी आंखें अपने आप स्कारलेट हो जाती हैं और उस वक्त मैं अपने ताकत और रेज के प्राइम पर होता हूँ। जिसके बाद गॉन और लियोरियो डिसाइड करते हैं कि वो कुरापिका को स्पाइडर से दूर रखेंगे। 10th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉम्बैट के 4th राउंड में फाइट करने के लिए लियोरियो आगे आता है। इधर कैदियों के साइड से लेरोट नाम की एक महिला आती है जो कहती है कि माजितानी केवल अनकॉन्शियस है, इसलिए कुरापिका और उसकी फाइट अभी सेटल नहीं हुई है, क्योंकि माजितानी ने अपनी हार कबूल नहीं की है और ना ही वह मरा है। जिसे सुनकर लियोरियो और किलुआ कुरापिका को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि वह माजितानी से दोबारा फाइट करके उसे हार कबूल करवाए या फिर उसे मार दे। जिस पर कुरापिका इनकार करते हुए कहता है कि मैं ऐसे इंसान से नहीं लड़ता जिसने लड़ने की हिम्मत ही छोड़ दी हो। इसके बाद लियोरियो फ्रस्ट्रेट होकर मेजोरिटी रूल के अकॉर्डिंग वोट करने की बात कहता है, पर उसे वहां कोई सपोर्ट नहीं करता और वो गुस्सा होकर एक कोने में बैठ जाता है। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि हिसोका को टोगारी नाम का एक फॉर्मर एग्जामिनर मिलता है, जिस पर हिसोका ने पिछले साल के हंटर एग्जाम में अटैक करके कई स्कार दे दिए थे, जिसकी वजह से हिसोका खुद भी पिछले एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड हो गया था। पर टोगारी अपने स्कार का बदला लेने के लिए हिसोका को मारने वहां आया था, जिसके लिए उसने पूरे साल 4 ब्लेड्स को एक साथ चलाने की तकनीक में मास्टरी करी थी और वह उन्हीं ब्लेड से हिसोका पर अटैक कर देता है, जिसे डॉज करना हिसोका के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है। पर अचानक से हिसोका उनमें से 2 ब्लेड्स को इजीली पकड़ लेता है और कहता है इन्हें डॉज करना भले ही मुश्किल है पर इन्हें पकड़ना बिल्कुल इजी है। जिसे देखकर टोगारी पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसने इन ब्लेड्स को पकड़ने के लिए 6 मंथ से भी ज्यादा ट्रेनिंग करी थी, पर हिसोका ने उसे कुछ ही देर में इजीली पकड़ लिया, जो ये बताता है कि हिसोका कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इसके
बाद हिसोका टोगारी के सिर को उसके धड़ से स्मूथली अलग कर देता है और इस तरह से हिसोका उस फेज को पास करने वाला पहला कैंडिडेट बन जाता है। इसी बीच गॉन और उसके फ्रेंड्स को डाउट होता है कि माजितानी ऑलरेडी मरा तो नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था पर वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था। तो लियोरियो लेरोड से कहता है कि वो चेक करे कि माजितानी जिंदा है या मर गया, जिस पर लेरोड कहती है कि क्यों ना वो इस दुविधा को बैटिंग गेम से सेटल करें और वो इस बेट में टाइम को दांव पर लगाएंगे और कितना टाइम को दांव पर लगाना है वो खुद चुन सकेंगे। पर स्टार्टिंग में उन दोनों को 50-50 घंटे का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वो इसी 50 घंटे का दांव लगा सकते हैं। अगर लियोरियो का टाइम 0 हो गया तो उसकी टीम का उस टावर से निकलने के लिए बचे हुए टाइम से आधा टाइम माइनस हो जाएगा और अगर लेरोड का टाइम 0 हो गया तो उसकी सजा 50 साल और बढ़ा दी जाएगी। और फिर इसके बाद गैम्बलिंग का ये गेम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले लियोरियो माजितानी के जिंदा होने पर अपना 10 घंटा लगा देता है और जब माजितानी का हार्ट बीट चेक किया जाता है तो वह वाकई जिंदा होता है, जिससे लियोरियो के अकाउंट में 10 घंटा ऐड हो जाता है और लेरोड के खाते से 10 घंटा माइनस हो जाता है। इधर गॉन खुश हो रहा होता है कि लियोरियो जीत गया, पर किलुआ कहता है नहीं, यह बहुत बुरा है क्योंकि शायद वह कभी भी नहीं उठेगा चाहे हम जितना भी वेट कर लें, क्योंकि अगर वह बेहोश नहीं भी है तो भी वह नहीं उठेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो टाइम वेस्ट करेगा फायदा उन्हीं को ही होगा। अगर वो पूरे 72 घंटे भी बेहोशी का नाटक करे तो उसकी सजा से पूरे 72 साल कम हो जाएंगे। इसके बाद लेरोड लियोरियो से पूछती है कि अब तुम किस चीज पर दांव लगाना चाहोगे, जिस पर लियोरियो कहता है कि वो इस चीज पर बेट लगाना चाहता है कि माजितानी सच में बेहोश है या फिर वह बेहोशी का बस नाटक कर रहा है। जिसे सुनकर बेहोशी का नाटक कर रहा माजितानी बहुत घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं, उस नोट में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में जब लेरोड पहली बार वहां आई थी तो उसने उसके पास एक नोट छोड़ दिया था जिसमें लिखा था कि तुम्हें 72 घंटे तक बेहोशी का नाटक करना है और पढ़ने के बाद इस नोट को तुम्हें खा लेना है। ऐसा करने से हम सबकी सजा 72 साल कम हो जाएगी। पर अब माजितानी सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ तो चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ही नहीं चल रही हैं। कि तभी लेरोड कहती है मैं अपने 20 घंटे इस बात पर लगाती हूँ कि माजितानी सच में बेहोश है। जिसे सुनकर माजितानी खुश होते हुए सोचने लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, चाहे कुछ भी हो मुझे बस बेहोश होने का नाटक करना है। पर तभी लेरोड लियोरियो से पूछती है लेकिन हम कैसे चेक करेंगे कि माजितानी बेहोश है या नहीं, जिस पर लियोरियो माजितानी को उठाकर उस एरिना के किनारे ले जाता है और कहता है ये बहुत सिंपल है, मैं बस इसे यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, अगर ये सच में बेहोश है तो ये नीचे गिरकर मर जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो, अगर ये मरेगा तो हम कुरापिका के साथ हुए इसके मैच में इसे ही विनर घोषित कर देंगे और इस तरह से तुम लोगों के पास 2 विन्स और 1 लॉस होगा। जिस पर लेरोड कहती है अगर ऐसा है तो मैं अपना बैट चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसके बेहोश नहीं होने पर अपना 40 घंटा लगाती हूँ। जिसे सुनकर लियोरियो को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो हारता भी है तो उसे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि माजितानी बेहोशी का बस नाटक कर रहा था और इसकी वजह से उनके खाते में 2 विन्स और 1 लॉस होगा। इससे कम से कम उनके पास जीतने का एक चांस तो होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही लियोरियो माजितानी को फेंकने वाला होता है वह बिलबिलाते हुए कहने लगता है कि मैं होश में हूँ, प्लीज मुझे मत फेंको। फिर लियोरियो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद माजितानी कहने लगता है इससे अच्छा तो मैं जेल में ही ठीक हूँ, कम से कम वहाँ मैं जिंदा तो रहूंगा। अब क्योंकि लेरोड अपनी बैट जीत चुकी है इसलिए उसके पास अब 80 घंटे हैं और लियोरियो के पास केवल 20 घंटे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।